पहला प्रश्न पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, मतलब एफ का वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण है तो एफ का वैल्यू प्लस में होगा। फिर दिया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु को यू से डिनोट करते हैं, और वस्तु जहाँ रखा जाता है वो हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो यू बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। पूछा गया यहाँ पे कि प्रतिबिंब बनेगा, मतलब v का वैल्यू पूछा है कि v का वैल्यू बताओ। अब यहाँ दर्पण सूत्र लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा -10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के कहाँ पे, पीछे। दर्पण सूत्र लगा लेना, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, समझ रहे हैं ना, प्रिज्म प्रिज्म होता है, जब उससे श्वेत प्रकाश किरण जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो कह रहा है सबसे अधिक विचलन होता है किस रंग का, तो सबसे अधिक विचलन रंग होता है बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा मुड़ता है बैगनी रंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, जो प्रश्न बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, बस पूरे प्रश्न को आप तैयार कर लो। तीसरा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो देखो, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो मेरे प्यारों, जो विद्युत जनित्र में जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र, मोटर जानते हो ना, तो मोटर को पहले लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, मतलब हाथ की ऊर्जा देते हैं, इसके बाद तब जाके वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। चलो बात कर लेते हैं अगला, चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तत्व का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध पूछा है आर, तो आर बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, वी स्क्वायर बटे के पी, ये फार्मूला होता है, इससे तुम आराम से निकाल पाओगे प्रतिरोध। आर बराबर वी स्क्वायर, वी का वैल्यू दिया है 220, तो हो जाएगा 220 गुणे 220 और बटे में पी। ठीक है, पावर कितना दिया है, 100 वाट दिया है, तो एक जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म, तो आर बराबर 22 गुणा 22 में करोगे तो 484 आएगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। 484, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथे का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखो क्या है, प्रोपेनॉल है। ठीक है, प्रोपेनॉल कौन है चारों में से, तो प्रोपेनॉल मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर सी, C3H6OH, ये जो है प्रोपेनॉल है। डी वाला ऑप्शन भूलना मत, जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अधातु है। इन चारों में से आपको बताना है कि अधातु कौन है। ठीक है, तो अधातु पूछा है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, धातु, अधातु और उपधातु 3 होते हैं, तो अधातु इसमें क्या है, एफ, फुरान जो है वो अधातु है। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रश्न अभी 2023 में आप लोगों के एग्जाम में आया था। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न क्या है, सातवां मेरे प्यारे बच्चों कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनेगा, किसके साथ बनेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो बनेगा लोहा के साथ, कि कॉपर के साथ, कि सोडियम के साथ, कि कार्बन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों सोडियम के साथ। अगर सोडियम में अगर ठंडा जल अगर हम मिला देंगे तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां देखो क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखो, मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब समझते हो किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी, वो एक तंत्र का भाग है, और उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य उत्सर्जन का, उत्सर्जन का कार्य करता है किडनी। ठीक है, इसके बाद 9 देखो क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा, तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, कि क्लोरोफिल चाहिए, कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये तीनों चाहिए। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तब जाके वो अपना भोजन बना पाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखो, अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में,
किसमें होता है? ईस्ट में होता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में होता है। ग्रामा देखो पराग कोश में होते हैं, देखो तो पराग कोश में क्या, तो पराग कोश में पराग कण ही न होगा, और क्या होगा, तो पराग कोश में पराग कण होता है। और चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 12वां प्रश्न देखो क्या है। 12वां प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या किसमें मापी जाती है? मीटर में भी नापी जाती है, सेंटीमीटर में भी मापी जाती है, मिलीमीटर में भी, मतलब ये सभी जो वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है वो किसी में भी हो सकता है, मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, कि दोनों माध्यम एक ही हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई एक पारदर्शी माध्यम है और उस पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन की तुलना में अधिक तभी होगा जब वह सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तभी आपतन कोण का मान कम होगा किससे, अपवर्तन कोण से। मतलब अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाएगा किससे, आपतन कोण से। समझ आया ना आप लोगों को? कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 14 देखो, प्रतिरोध आर की किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात ज्ञात करो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि यह आंसर आपको बताना जरूरी है, ठीक है। और एक और बात हम लोग को कि ये 4 टुकड़ा में कभी कभी 5 टुकड़ा में भी बता देता है कि 5 टुकड़ा में काट दिया जाए। तो इसका एक ट्रिक होता है कि जब आपको बोले कि कोई प्रतिरोध आर है, उसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है और समांतर क्रम में, देखो याद रखना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अतुल्य प्रतिरोध अगर आपको आर डैश दिया हो, तो यहाँ पूछा है ना आपको आर डैश बटे आर, ठीक है, आर डैश बटे आर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना याद रखना। कभी कभी क्या करता है कि अनुपात को घुमा देता है, आर को ऊपर कर देगा और आर डैश को नीचे कर देगा, कहेगा कि आर बटे आर डैश का अनुपात बताओ, तो वो समय 16 हो जाता है, ठीक है। बस इसी तरह 5 टुकड़ा करेगा तो इसका अनुपात पूछेगा तो 1/25 हो जाएगा, और इसका पूछेगा तो सिर्फ 25 हो जाएगा। तो दो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो 4 टुकड़ा में करेगा या तो 5 टुकड़ा में करेगा, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह अनुपात याद रखना कि अनुपात किस ढंग से पूछ रहा है। इसके बाद 15वां देखो क्या है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो देखो वैद्युत धारा को नापते हैं, अमीटर से नापते हैं और किससे नापते हैं, ये तो सबको मालूम है कि विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, अमीटर से नापा जाता है। आगे देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 16, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। सबको मालूम है कि धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाले सोडा को, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धावन सोडा का, Na2CO3 10H2O। इसके बाद 17वां प्रश्न देखो, एक विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, ठीक है। तो एक ट्रिक होता है अनिल करके, अनिल, मतलब अम्ल, नीले को करता है लाल, तो ये कह रहा है कि विलयन नीले को लाल कर देता है, मतलब कि वो क्या होगा, अम्ल होगा। और जब अम्ल होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब 7 से कम मतलब 6, बात खत्म। इसके बाद 18वां देखो क्या है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, एनर्जी ऑफ मनी, ठीक है। एनर्जी ऑफ मनी किसको कहा जाता है मेरे प्यारों, जो एटीपी को कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर में जो इंक्लूड होती है वो एटीपी के फॉर्म में इंक्लूड होती है। इसके बाद 19 देखो, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, इन चारों में से जंतुओं में सिर्फ कौन पाया जाता है, तो जंतुओं में तो भाई सिर्फ तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है कि मेंडल ने अपने प्रयोग निम्न में से किस पौधा पर किया था, तो मेंडल ने किस पौधा पे किया था, ये तो सबको जानकारी है कि मटर पे किया था, ठीक है। मटर ही पौधे पे तो मेंडल ने अनुवंशिकता का नियम दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो कौन सा इसमें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो आपका ओजोन परत है। ओजोन परत
जो है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखो 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। अभी हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था कि 6 होगा, रिपीटेशन प्रश्न आ गया, लेकिन ये क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम मतलब 6, यही तो है। ये तो 7 है, ये उदासीन हो जाएगा, और ये 8 है और ये 10 है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। तो धावन सोडा का हमने सूत्र देखा था Na2CO3 वो धावन सोडा का सूत्र था, लेकिन यहाँ पे रासायनिक नाम पूछ दिया। तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रख लेना। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। एक बेकिंग सोडा पूछ देगा, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 24वां। यहाँ पे आपको भरना है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब इन सिलिका, कॉपर, कार्बन, जिंक, इन चारों में से किसकी अभिक्रिया अगर हम ठंडे तनु अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। मेरे प्यारों जो जिंक है, जब जिंक के साथ अगर हम ठंडे तनु अम्ल मिला दें तो हाइड्रोजन गैस बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। 25वां है कि पीतल है। पीतल मतलब क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि आपका मिश्र धातु है पीतल। तो पीतल मेरे प्यारों जो मिश्र धातु, मिक्सर धातु है, कई धातुओं से मिलकर बनता है। इसके बाद 26 है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ये तो सिंपल है भाई, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है, C4, कितना 4 होता है। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल से निकलती है, इतना तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। 28वां मेरे प्यारे बच्चों यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मैंने अभी जिक्र किया था उपयुक्त सभी। मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा, अभी हमने जिक्र किया था कुछ समय पहले। यकृत स्रावित करता है। देखो यकृत, यकृत क्या स्रावित करता है, लार स्रावित करता है, या आपका जठर रस स्रावित करता है, यहाँ पे आपका पीत रस करता है, कि यहाँ पे आपके अग्न्यशयी रस करता है। देखो यकृत जो है वो पीत रस स्रावित करता है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद 30वां देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौधा में एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो अगर पादप में जाइलम होते हैं, जाइलम तो जल का वहन, कहीं दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन। अगर पूछता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम मतलब यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इस तरह पूछता है कि पादप में फ्लोएम, फ्लोएम पूछता है तो भोजन का वहन होता है, लेकिन जाइलम, जाइलम तो जल का वहन। ठीक है, इतना याद रखना है, ये दोनों प्रश्न बनते हैं। इसके बाद 31वां प्रश्न देखिए क्या है। 31वां है कि केवल जल में घुलनशील होता है। देखो जल में घुलनशील दो ही विटामिन होते हैं, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी होता है। जल में दो विटामिन घुलनशील होती है, एक बी एक सी। बी तो दिया नहीं लेकिन सी दिया, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 32, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में पराग कण होते हैं, अभी मैंने प्रश्न जिक्र किया था कुछ समय पहले कि पराग कोश में पराग कण ही न होगा, और क्या होगा इसमें। इसके बाद 33वां है कि डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है इसका ऑप्शन में बताता हूँ। देखो ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव में, ऑप्शन सी केंद्रिका में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो देखो डीएनए जो होता है बिल्कुल केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 34, मुकुलन पाया जाता है। देखो मुकुलन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, कि इनमें से सभी में। तो देखो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। 35 देखिए मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इतना दिमाग में फिट कर लो कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों कैपिटल टीटी होते हैं। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद 36 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो गुणसूत्रों की संख्या तो मालूम है ना आप लोगों को, 46 होता है। कितना है, 46। ठीक है, दो जोड़ी होता है, 23 23, 23 दूनी के 46। इसके बाद देखिए 37, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है।
समतल दर्पण, जो आप लोग अपना आईने में शक्ल देखते हो, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया ये 38, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, लेकिन समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का अगर आवर्धन पूछ दे आपसे तो हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है, इतना याद रखना। इसलिए एक होता है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। u और v का वैल्यू दोनों बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाता है? एक हो जाता है आवर्धन उसका। चलिए 38 क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। 39 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो F बराबर क्या होता है? R बटे के 2। फॉर्मूला तो यही होता है ना, F बराबर R बटे 2। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 और बटे में तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 40वां है कि निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। मतलब किस में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? न्यूनतम तो समझ रहे हो, सबसे कम। हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। देखो, जिसका अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है हीरा में, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। चलिए 41 देखिए, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है। अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक वस्तु को देख सकते हो? तो अनंत तक देख सकते हैं भाई। हम चंद्रमा को भी तो देखते हैं और सूर्य को भी तो देखते हैं। हम लोगों की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं किसी वस्तु को। 42 है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, देखो दूर दृष्टि दोष होता है ना तो रेटिना के पीछे बनता है। अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो रेटिना के आगे बनता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। चलो 43 देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, और पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए होता है। चलिए हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 44 प्रश्न है। देखो 44 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश की मात्रा है। तो देखो विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो पूछा है कि विद्युत आवेश का मात्रा, तो विद्युत आवेश का मतलब कूलाम होता है, कूलाम में नापते हैं आवेश को। इसके बाद 45 देखो, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, वही फार्मूला जो हमने बताया Q बराबर IT। ये 2 एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा का वैल्यू। ठीक है, I बराबर दे दिया 2 एम्पियर, समय दे दिया 2 सेकेंड, पूछा है आवेश Q, तो Q बराबर I इंटू टी फार्मूला होता है। तो Q बराबर I का वैल्यू 2 एम्पियर, T है आपका 2, तो Q बराबर 2 दूनी के 4। कूलाम का भी देखे हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का मतलब क्या था? कूलाम। तो आवेश से निकाले ना तो 4 कूलाम, बात खत्म। 4 कूलाम मतलब पहला वाला ऑप्शन। ये न्यूमेरिकल है, छोटा सा इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखिए 46 क्या है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मीटर कहाँ दिख रहा है भाई? ये प्रश्न शायद मैंने जिक्र किया था, आप लोग देख रहे हो वीडियो शुरू से। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आधा कर दो, अभी हमने F बराबर R बटे 2 फार्मूला बताया था। तो 30 बटे 2, बात खत्म, 15 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इतना ज्यादा सिंपल तो है। इसके बाद 48 देखो, 48 है, रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है। जैसे BaCl2 जलीय विलयन में, H2SO4 ये भी जलीय विलयन है। इन दोनों के विक्रिया करा रहे हैं तो BaSO4 ठोस प्राप्त हो रहा है और 2HCl जलीय प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कौन सा विक्रिया है? योगात्मक विक्रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। निराकरण विक्रिया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो कौन सी विक्रिया है? आगे 2 ऑप्शन छिपा हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ। जब भी उत्पाद में, ये तो अभिकारक है, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। जब भी उत्पाद में कोई चीज ठोस में अगर प्राप्त हो जाए, ठोस में, तो समझ लेना कि अवक्षेपण विक्रिया है। क्या समझ लेना? अवक्षेपण विक्रिया है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, उत्पाद में कोई भी चीज ठोस में प्राप्त हुए तो समझ लेना अवक्षेपण विक्रिया है। इसके बाद 49 देखो क्या है? 5 ओम प्रतिरोध के तार को टुकड़े को काटने में प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो 5 ओम प्रतिरोध के तार को टुकड़ा अगर हम काटते हैं तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम होगा।
याद करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 50वां प्रश्न है कि मानव गुणसूत्रों की संख्या है। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितना है? मैंने बताया था 23 होते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 दूनी के 46। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।